ये जो फुटेज आपने देखी है, ये फुटेज है ग्रैंड बाजार के सामने की, वो जगह जहां 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन का आगाज हुआ था। आज 2026 में एग्जैक्टली उसी जगह पर लोग इस वक्त सड़कों पर हैं। आग जल रही है, नारे लग रहे हैं, खुमैनी साहब के खिलाफ नारे लग रहे हैं, यहां तक कि मर्ग बर खुमैनी तक कहा जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस टीयर गैस चला रही है, प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रही है और लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। दोस्तों, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, यानी ये कोई सियासी एहतजाज नहीं है, ये बेसिकली एक भूख की कहानी है। ये उन लोगों की कहानी है जिनके पास कल का खाना खरीदने के पैसे तक नहीं है। दोस्तों, दुनिया इस वक्त देख रही है और ट्रंप धमकियों पे धमकियां दे जा रहा है। इसराइल कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है इस प्रोटेस्ट को, और डेफिनेटली वो करेगा। और ईरान की हुकूमत जो है वो इस वक्त अपने लोगों के इस प्रोटेस्ट को या छुपाने की कोशिश कर रही है या रोकने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, होता क्या है आइए मैं आपको बताता हूं। पिछले 12 दिनों में ईरान में जो हो रहा है वो शायद अब तक प्रॉपरली आप तक पहुंचाया नहीं गया, क्योंकि दुनिया इस वक्त वेनेजुएला में बिजी है, ग्रीनलैंड में बिजी है, रशिया में बिजी है। लेकिन ईरान में जो चल रहा है वो इक्वली एक्सप्लोसिव है और शायद उससे भी ज्यादा है, लेकिन अभी तक लोगों की तवज्जो उस तक नहीं पहुंची है। 28 दिसंबर 2025 से एहतजाज शुरू होता है। आज 9 जनवरी की रात है, बल्कि 10 शुरू हो चुकी है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। 12 दिन हो गए दोस्तों, और कम से कम 36 लोग मारे गए। ये कंफर्म नंबर्स हैं और एक्चुअल इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। 2000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं, 100 से ज्यादा शहरों में एहतजाज हुआ है, और टोटल जो है वो 21 सूबों में एहतजाज जारी है। हॉस्पिटल्स पर रेड हो रही है, जख्मी प्रोटेस्टर्स तक को अरेस्ट किया जा रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि ईरानियन रियाल, उसकी जो करेंसी है वो तबाह हो चुकी हुई है। मैं आपको जो अगले स्टैट्स बताने जा रहा हूं ये आपको हैरान कर देंगे। $1, अब आप यहां से अंदाजा कीजिए कि ईरान की इकोनॉमी की हालत क्या है। $1 14.7 लाख रियाल का है। ये जो पाकिस्तानी अगर मुझे देख रहे हैं तो यहां पे $1 कितने का है? 278 या 76 रुपए का। और वहां पे कितना है? 14 लाख रियाल। $1 के लिए 14,70,000 रियाल चाहिए हैं। 2015 में जब न्यूक्लियर डील हुई थी अमेरिका और ईरान के दरमियान, उस वक्त ये अमाउंट थी 32,000, यानी $1 के पीछे 32,000 रियाल मिलते थे। अब 14 लाख, ये 45 गुना से भी ज्यादा का फॉल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपकी सैलरी 5 करोड़ रियाल भी है, जो सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, वो सिर्फ $34 बनेगी। एक महीने के लिए $34 ये किसी के लिए भी काफी नहीं हो सकता दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ईरान में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ट्रंप का लॉक्ड एंड लोडेड का मतलब क्या है, और क्या ये रिजीम चेंज की तरफ पोजीशन सारी जा रही है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 28 दिसंबर 2025 को। तेहरान का ग्रैंड बाजार ये ईरान का इकोनॉमिक हार्ट है, इकोनॉमिक दिल है। सेंचुरीज पुराना है, दुकानदार हैं, ताजिर हैं, मर्चेंट्स हैं, ये वो लोग हैं जो ट्रेडिशनली रिवायती तौर पर रेजीम को सपोर्ट करते थे, हुकूमत को, खामनाई की हुकूमत को सपोर्ट करते थे। 1979 में 79 में इन्हीं लोगों ने शाह के खिलाफ स्ट्राइक की थी। ये वो तबका है जिसको रेजीम नर्चर करके रखता है, यानी जो हुकूमत है, और हुकूमत से मुराद डेमोक्रेटिक हुकूमत नहीं, आयतुल्लाह खामनाई की हुकूमत जो है उसकी बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, वो इनसे बड़ा प्यार करती थी। 28 दिसंबर को इन दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी क्योंकि रातों रात रियाल गिर गया था। एक दिन पहले जो चीज 10 करोड़ रियाल की थी, अगली सुबह उसकी प्राइस न जाने कहां तक कहां पहुंच गई थी। समझो, होता यह है कि जब करेंसी क्रैश करे, आप दुकानदार हो, आपने 100 किलो चावल खरीदा 50 लाख रियाल में, अब डॉलर और गिर गया, आपका जो सप्लायर है वो कहता है जनाब के नए स्टॉक की प्राइस 80 लाख होगी। आप पुराना स्टॉक 50 लाख में कैसे बेचोगे? नया नहीं खरीद पाओगे, तो 80 लाख में कैसे बेच सकते हो? कस्टमर के पास उतने पैसे ही नहीं है। ये एक कंप्लीट इकोनॉमिक पैरालिसिस, यानी इक्तिसादी तौर पे मफलूज हो गया और कोई कुछ नहीं कर सका। तो लोगों ने दुकानें बंद कर दी और वो बाहर आ गए। पहले दिन सिर्फ तेहरान, दूसरे दिन इस्फहान, फिर शिराज, मशहद, तीसरे दिन 50 शहरों में, और छोटे छोटे जो बाकी शहर हैं वो तकरीबन मिला के 100 बनते। अभी स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं कि एक्चुअल फुटेज जो सोशल मीडिया से आई है, देखिए काफी लोग हैं यहाँ पे, और वो नारे भी मार रहे हैं दोस्तों। और नारे भी अब बदल गए हैं। पहले इकोनॉमिक डिमांड्स थी,
महंगाई कम करो, महंगाई के खिलाफ हाहाकार हो रही थी। अब नारे वो मर्कबर खुमैनी वाले हो चुके हैं, मर्कबर डिक्टेटर वाले हो चुके हैं। और अजीब व गरीब बात यहां पर ये है, लोग शाह के हक में नारे लगा रहे हैं दोस्तों, शाह के नारे। 1979 में जिस शाह को निकाला गया था, आज 2026 में लोग उसकी याद में नारे मना रहे हैं। ये बताता है कि इस वक्त एक तबका ईरान में ऐसा है जो इस रजीम के खिलाफ है, जो इस रजीम के खिलाफ इस वजह से है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। लेकिन यहां पे एक चीज को हम कट डाउन नहीं कर सकते, वो ये कि इसराइल की सपोर्ट हमेशा से इन एहतजाजों को हासिल रही है, इसराइल और अमेरिका दोनों की। और उन्होंने हमेशा किसी ना किसी बहाने से शाह के दौर को याद करवाया है, चाहे वो हिजाब पे पाबंदी का मसला हो या फिर अब भूख का मसला हो। तो दोस्तों, अब कुछ नंबर्स में आपको समझाता हूं जो एक्सप्लेन करते हैं कि लोग इतने डेस्परेट क्यों हैं। देखिए, ऑफिशियल जो इन्फ्लेशन जिसको अफरात ज़र कहते हैं, वो अक्टूबर 2025 के स्टैट्स के मुताबिक 48.6% है। मतलब साल भर में चीज़ें 50% महंगी हो गई। लेकिन ये ऑफिशियल है, असली जो फूड इन्फ्लेशन है वो 72% बताई जा रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कुकिंग ऑयल है, गोश्त है, ये 110% तक बढ़ गए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 2022 में 1 किलो गोश्त का रेट रफली था 5 लाख रियाल ईरानी, आज 15 लाख से 20 लाख रियाल है, 3 गुना से भी ज्यादा। और जो मिनिमम वेज है, कम से कम आमदन, वो इतनी नहीं बढ़ी है यहाँ पे। तो जो आदमी पहले हफ्ते में 2 किलो गोश्त खरीद सकता था, अब महीने में वो 500 ग्राम गोश्त भी मुश्किल से खरीद पाएगा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 27% से 50% ईरानियंस पॉवर्टी लाइन के खते गुर्बत के नीचे है। मतलब हर तीसरा या दूसरा ईरानी गरीब है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर ने 2024 में खुद ही एक्सेप्ट किया था कि 57% ईरानी जो है वो मैल न्यूट्रिशन है, यानी वो ग़िज़ा की कमी का शिकार है। 21वीं सदी में ऑयल रिच कंट्री है और उसके पास इतना बजट है, डिफेंस का बजट है, और वहाँ के लोग खाने को तरस रहे हैं। और सिर्फ खाना नहीं दोस्तों, बिजली की लोड शेडिंग 3 से 4 घंटे डेली होती है। हीटिंग के लिए गैस की शॉर्टेज है। ईरान में सर्दियाँ बहुत सख्त होती हैं तो लोग हीटर चलाते हैं। ईरान में अक्सर इलाके ऐसे हैं जो ज़्यादा सर्द हैं। दिसंबर में गवर्नमेंट ने पेट्रोल की सब्सिडी भी ख़त्म कर दी थी, 50,000 रियाल पर लीटर हो गई थी। इससे ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई, तो फिर हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई। अब ये सब अगर आप कंबाइन करो, करेंसी 45 गुना गिरी, इन्फ्लेशन 50 से 70%, गोश्त अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बिजली है नहीं, पेट्रोल महंगा है, और गवर्नमेंट कह रही है कि प्राइसेस और 20 से 30% बढ़ेंगी अगले हफ्तों में। ईरानियन जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम है मुस्तफ़ा दनादे, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, DANANDAH ये उनकी स्पेलिंग है, मुस्तफ़ा कह देते हैं। वो ये लिखते हैं कि लोगों को नहीं पता कि 6 महीने बाद उनका किराया डबल होगा या नहीं, दवाई मिलेगी या नहीं, नौकरी बचेगी या नहीं। डॉलर के खिलाफ प्रोटेस्ट असल में जिंदगी के खिलाफ प्रोटेस्ट है, ऐसी जिंदगी जिसकी प्लानिंग हो ही नहीं सकती है। तो जब लोग अपनी जिंदगी की प्लानिंग नहीं कर पा रहे, जब कल का पता नहीं है, जब बच्चों को खिलाना मुश्किल हो गया है, तो दोस्तों अब वो सड़क पर आ चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उस चीज की जो इस एहतजाज को मजीद ट्रैजिक बना रही है, वो है गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स। देखिए, ईरानी हुकूमत ने जब भी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है तो उसको सख्ती से कुचला है। हम इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन सख्ती तो बरती गई। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक कम से कम 36 लोग मारे गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और ईरानियन ह्यूमन राइट्स ग्रुप, ये सब इन नंबर्स को कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में नंबर ज़्यादा हो सकता है क्योंकि रिजीम इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है। याद रखें, इंटरनेट ब्लैकआउट हो चुका हुआ है, यानी कि कई इलाके ऐसे हैं ईरान के जहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा है और जर्नलिस्ट वहाँ पर एक्सेस नहीं ले पा रहे हैं। लोग मर कैसे रहे हैं दोस्तों? लोग मर रहे हैं लाइव एम्यूनेशन से, टीयर गैस से, पैलेट गन से। सिक्योरिटी फोर्सेस डायरेक्टली प्रोटेस्ट पर फायर भी कर रहे हैं। 3 जनवरी को मलिक शाही एक इलाका है ईरान का, वहां पर ये इलाम प्रोविंस है एक, वहां पे एक और छोटा सा शहर है जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने सीधी फायरिंग की थी। आई विटनेसेस जो है वो ब्लड बाथ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे दोस्तों इसके लिए। और फिर इसके बाद जो है एक और बड़ी शेमफुल हरकत हुई, सिक्योरिटी फोर्सेस ने हॉस्पिटल पर रेड की। इमाम खुमैनी हॉस्पिटल है इलाम में, जहां पे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी पासदाराने इनकलाब और पुलिस की स्पेशल फोर्सेस, वो उन्होंने हॉस्पिटल के बाहर एक घेराव कर लिया। टीयर गैस उन्होंने अंदर फेंकी और उन्होंने शीशे के दरवाजे तोड़े। वहां पे जो जख्मी एहतजाज करने वाले जिनका इलाज हो रहा था उनको उठाया, डॉक्टर्स को मारा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कंफर्म किया है
कि ये एक बार नहीं, ये कई कई बार हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस वो शहीद प्रोटेस्टर्स की लाशें भी छीनकर अपने साथ ले गई थी। अब दोस्तों यहां पे सवाल ये है कि फिलहाल तो ये रिपोर्ट्स हैं जो कि मीडिया के जरिए आ रही हैं, ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए अक्सर हमने देखा है कि ईरान को नीचा दिखाने के लिए या ये साबित करने के लिए कि ईरान अपने लोगों पर जुल्म करता है, कई बार प्रोपेगेंडा भी किया गया। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसी फुटेजेस भी सामने आई हैं जहां से वाकई ही पता चलता है कि ईरान ने अपने लोगों पर वायलेंस किया है। लेकिन दोस्तों वायलेंस दोनों तरफ से हो रहा है, प्रोटेस्टर्स भी वायलेंस कर रहे हैं बाय द वे, लेकिन जब स्टेट वायलेंस करती है ना तो वो सिस्टमैटिक होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है और वो और भी खतरनाक होता है। अब यहां पर आयतुल्लाह खामेनी का रिस्पॉन्स क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए प्रोटेस्ट मुख्तलिफ है राइटिंग से, यानी प्रोटेस्ट जो है, एहतजाज जो है वो फसाद या यूं कह लें कि बलवे से मुख्तलिफ होता है। प्रोटेस्टर्स से हम बात करते हैं लेकिन राइट से हम बात नहीं करेंगे, राइटर्स को उनकी जगह दिखानी पड़ती है। ये खामेनी साहब का रिस्पांस है, यानी उन्होंने कहा था कि हम एहतजाज करने वालों से बात करेंगे लेकिन जो शरपसंदी करेंगे, जो फसाद बपा करेंगे, उनसे हम बात नहीं करेंगे। ये खामेनी साहब का रिस्पांस है। अब ये जो उनकी जगह दिखानी पड़ती है, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ग्रीन लाइट है कि जनाब हम गोली भी चला देंगे। प्रोटेस्टर्स को अगर आप राइटर्स कहेंगे, फसादी कहेंगे, तो फिर आप जो मर्जी करें। अब ये कहानी दोस्तों यहां पर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है अमेरिका की एंट्री से। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक चीज पोस्ट की और ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं ट्रंप के कि इफ ईरान वायलेंटली किल्स पीसफुल प्रोटेस्टर्स व्हिच इज देयर कस्टम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल कम टू देयर रेस्क्यू। यानी अगर ईरान ने इन एहतजाज करने वालों को मारा तो अमेरिका उनको बचाने आएगा। अब ये बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है दोस्तों। फिर एयरफोर्स 1 पे जब ट्रंप सफर कर रहा था, उसने बोला, एक और जुमला कहा कि इफ दे स्टार्ट किलिंग पीपल लाइक दे हैव इन द पास्ट, आई थिंक दे आर गोइंग टू गेट वेरी हार्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी अगर ईरान ने अपने लोगों को मारना शुरू किया जो कि माजी में मारते रहे हैं, तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका बहुत सख्त रद्द अमल देगा, यानी हमला करेगा। उनको तो सिर्फ बहाना चाहिए। तो एक थ्योरी ये भी कहती है कि ऐसे प्रोटेस्ट अक्सर करवाए जाते हैं, क्योंकि जैसे वेनेजुएला पे हमला क्यों हुआ, पहले कहा गया कि हम वहां के लोगों को एक डिक्टेटर से निजात दिलाना चाहते हैं, बाद में कहा गया कि हमें तेल चाहिए था। इसी तरह से ईरान पे हमला करने का भी एक मंसूबा भी बन रहा है और एक पूरी एलिबाई, एक पूरा जो है ना वो एक बहाना तराशा जा रहा है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। एक और फ्रेज यूज किया ट्रंप ने, लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो। इसका मतलब पता क्या होता है? लॉक्ड एंड लोडेड एक स्पेसिफिक मिलिट्री टर्म है। इसका मतलब है कि वेपन्स रेडी हैं, एक्शन लेने के लिए हम तैयार हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं है, वेनेजुएला अभी अभी हुआ है, ट्रंप ने धमकी दी, फिर एक्चुअली में रेड की, प्रेसिडेंट उठाया, ईरान वो सब देख रहा था। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की लीडरशिप अनकंफर्टेबल पैरेलल देख रही है। वेनेजुएला 7000 माइल्स दूर था, अमेरिका ने फिर भी रेड की। ईरान तो सिर्फ 6000 मील दूर है अमेरिका से। जून 2025 में इसराइल ईरान की 12 दिन की जो जंग हुई, ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक हुआ, ईरान की प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह पर अटैक हुआ, शाम में ईरान के इत्तेहादी को उठा के बाहर फेंक दिया गया। ईरान ने भले ही कुछ फतूहात हासिल की थी जो कि अच्छी फतूहात थी, लेकिन मेजरली अगर देखा जाए तो ये सब ताकतें मिलकर ईरान को खामोश करने में कामयाब हुई थी। ईरान की गवर्नमेंट के लिए ये डबल बाइंड है एक, अगर प्रोटेस्टर्स को नहीं रोकोगे तो प्रोटेस्ट बढ़ेंगे, रिजीम वीक लगेगा, और अगर वायलेंटली रोकोगे यानी ताकत से रोकोगे तो ट्रंप को इंटरवेन करने का, ट्रंप को मदाखलत करने का बहाना मिल जाएगा। ईरान का रिस्पॉन्स क्या था? अली लारजानी है सीनियर एडवाइजर टू खामेनी साहब, उन्होंने कहा कि ट्रंप शुड नो दैट द यूएस इंटरफेरेंस इन दिस इंटरनल मैटर वुड मीन डिस्टेबलाइजिंग द एंटायर रीजन एंड डिस्ट्रॉइंग अमेरिकाज इंटरेस्ट। अगर ट्रंप ने कोई पंगेबाजी की तो इससे जो खित्ता है वो बदअमनी का शिकार तो होगा ही होगा, लेकिन अमरीकी मफादात को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ईरान के आर्मी चीफ ने बोला कि वो प्रीएम्प्टिव अटैक करेंगे अगर सॉवरेनिटी ब्रीच हुई, यानी अगर हमारी तरफ मैली आंख उठा के देखा तो पहले हमला हम करेंगे। लेकिन यहां पर दोस्तों सूरत हाल ये है कि इस वक्त एक तो अमेरिका है जो कि ईरान में रिजीम चेंज करना चाहता है, और यहां पे ईरान के अपने खुद लोग उठ खड़े हुए हैं जो कि इस वक्त रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं। डिबेट सिर्फ ये है कि ये लोग क्या ऑर्गेनिकली खुद उठे हैं या इनको उठाया गया या इनको फंड किया जा रहा है। क्योंकि एक चीज से आप और हम चाहे जितने भी हम इस बात का
इजहार करें कि ईरान चूंकि एक मुस्लिम मुल्क है और अमेरिका के खिलाफ हमें ईरान का साथ देना चाहिए, एक बात तो तय है कि अगर $1 14 लाख का है तो सोचिए क्या हो रहा होगा। 14 लाख का, लोग भूख से तो मर रहे हैं, आप और हम मिलके इस बात को तो डिनाई कर ही नहीं सकते हैं दोस्तों। तो अब यहां पे अगला जो एक इंपॉर्टेंट रोल है वो है इजराइल का। नाज़रीन, इजराइल का इसमें क्या किरदार? नेतन्याहू ने अपने मिनिस्टर्स को बताया है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट वी आर एट अ मोमेंट व्हेन द इरानियन पीपल आर टेकिंग देयर फेट इनटू देयर हैंड्स। ये नेतन्याहू बता रहा है कि ये मुमकिन है, हम उस स्टेज पे आ चुके हैं कि ईरानी आवाम अपनी किस्मत का फैसला अब खुद करेंगे। ईरानी ऑफिशियल्स इसको फ्रीडम का, आज़ादी का नाम दे रहे हैं। लेकिन सोचिए अगर आप ईरानियन प्रोटेस्टर्स हैं और इजराइल आपको सपोर्ट करे तो आपका काम और मुश्किल हो जाएगा। पता है आपको, ईरान और इजराइल 45 साल से दुश्मन है, आपको पता है। जून 2025 में 12 दिन की जंग कर चुके हैं। ईरानी गवर्नमेंट के पास एक और बहाना कह लें या एक वजह आ जाएगी इन एहतजाजों को, इन प्रोटेस्टर्स को कुचलने के लिए कि इसके पीछे इसराइल है दोस्तों। तो ईरानियन प्रोटेस्टर्स के लिए एक बड़ी इंपॉसिबल सिचुएशन इस वक्त खड़ी हो गई है। भूख रियल है, गुस्सा रियल है, लेकिन अमेरिका और इजराइल का सपोर्ट उन्हें डीलेजिटिमाइज कर रहा है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, बिल्कुल हम आखिर में आ चुके हैं, कि क्या ये रिजीम चेंज की तरफ जा रही है? क्या वाकई तब्दीली आएगी? क्या इस्लामिक रिपब्लिक गिरने वाली है दोस्तों? एनालिस्ट इस पर डिवाइडेड हैं। जो लोग कहते हैं हाँ, उनके आर्गुमेंट्स में से पहला आर्गुमेंट ये है कि ये प्रोटेस्ट मुख्तलिफ है पहले प्रोटेस्ट से। पहले 1999, 2009, 2019 और 2022 में जो हुआ वो सब सियासी था, पॉलिटिकल था, सोशल इश्यूज पर था। ये इकोनॉमिक है, जब पेट खाली हो तो फिर डर खत्म हो जाता है। दूसरा ये है कि अब बाजार ज्वाइन, मार्केट्स ने ज्वाइन कर लिया, ट्रेडर्स ने ज्वाइन कर लिया। ट्रेडिशनली रिजीम सपोर्टर्स जो थे, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स जो सपोर्ट करते थे रिजीम को, वो भी सड़कों पर आ गए। 1979 में भी बाजार ने ही शाह का तख्त गिराया था और अब फिर बाजार उठ खड़ा हुआ है। तीसरा, स्लोगन चेंज हो गया। पहले कभी भी डेथ टू खामेनाई यानी मर्ग बर खामेनाई का नारा नहीं लगा था, ये सिस्टम के हेड के खिलाफ नारा लग रहा है। पहले मर्ग बर्ग शाह का नारा लगता था, अब शाह को जिंदाबाद कहा जा रहा है। ये ऑल्टरनेट सिस्टम की डिमांड है, रिफॉर्म नहीं है, रिप्लेसमेंट है। चौथा, एनालिस्ट कह रहे हैं कि रिजीम अब स्लो इरोजन फेज में जा रही है, यानी ऐसा ऐसा वो बिखर रही है। एक बार में नहीं गिरेगी, लेकिन हर क्राइसिस के बाद वो कमजोर होती जाएगी। जो लोग कहते हैं नहीं, उनके आर्गुमेंट्स में से पहला आर्गुमेंट ये है, यानी नहीं से मुराद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, रिजीम अपने कदमों पे खड़ी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला वो कहते हैं कि प्रोटेस्ट में लीडरशिप नहीं है, एहतजाज में कोई लीडर ही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनिक एंगर है लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि जो पावर ले सके। दूसरा, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अभी भी लॉयल हैं अपने सुप्रीम लीडर से, जब तक मिलिट्री सपोर्ट है रिजीम सरवाइव कर सकता है। तीसरा, पहले भी प्रोटेस्ट हुए, 2019 में सैकड़ों लोग मारे गए, फिर भी रिजीम बच गया। चौथा, एक्सटर्नल प्रेशर असल में रिजीम को जस्टिफाई करता है। देखो, अमेरिका हमें खत्म करना चाहता है, हम सबको इत्तेहाद यूनाइट करना चाहते हैं, सबको यूनाइट रहना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका हमारे खिलाफ है, यानी अमेरिका का डर बिठा के भी लोगों को एक रखा जा सकता है। अब यहां पे दोस्तों जो मेरा पर्सनल असेसमेंट है, शॉर्ट टर्म में रिजीम चेंज करना फिलहाल अनलाइकली है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। लेकिन ये रिजीम सस्टेनेबल नहीं रहेगी अगर महंगाई को ना रोका गया, इकोनॉमी फिक्स नहीं हुई तो फिर और प्रॉब्लम होगा। सैंक्शंस हटने के चांसेस कम है, ट्रंप पाबंदियां नहीं हटाएगा, हर साल सिचुएशन खराब से खराब तर होती चली जाएगी दोस्तों। तो अब नाजरीन, इस वक्त ईरान मिडिल ईस्ट का मेजर प्लेयर है। अगर ईरान डिस्टेबलाइज हुआ, हिजबुल्लाह का क्या होगा जो लेबनान में है, शाम की सिचुएशन कैसे चेंज होगी, इराकी मिलिशियाज का क्या होगा जो इराक को संभाले हुए हैं, यमन में हौसियों का क्या होगा, ईरान का जो पूरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ऑलरेडी कमजोर हो चुका हुआ है शाम में असद की हुकूमत के जाने के बाद, हिजबुल्लाह लीडर मारे जा चुके हैं, प्रॉक्सीज वीक हो चुकी हैं। अगर ईरान खुदा न खास्ता खुद गिरा तो फिर पूरा रीजन कोलैप्स कर सकता है। ईरान ऑयल प्रोड्यूसर भी है, इंस्टेबिलिटी से ऑयल प्राइसेस भी इफेक्ट होगी, ग्लोबल मार्केट्स में एक भूचाल आ जाएगा। पाकिस्तान के लिए ईरान हमारा नेबर है, बॉर्डर शेयर करते हैं, सेक्टेरियन डायनामिक्स है, रिफ्यूजीज आ सकते हैं, केओस हो सकता है। बलूचिस्तान में ऑलरेडी क्रॉस बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं दोस्तों। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कॉस्ट, यहां पे लोग कितना
सफ़र करेंगे दोस्तों। एक मुल्क जहां करेंसी 45 गुना गिर गई, जहां लोग गोश्त अफोर्ड नहीं कर पा रहे, खाना पीना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जहां 57% लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, जहां लोग सड़कों पर हाय हाय भूख कर रहे हैं और गवर्नमेंट रिस्पॉन्स दे रही है सख्ती से, गोली से, तो वहां पे सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ने के चांसेस हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा मौजज़ा है जो ईरानी रिजीम को बचा सकता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।